हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। आपको याद होगा कि हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर सीरीज बनानी शुरू की थी, जिसमें पहला लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसी है जो कि कॉमन है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आपको इसका जवाब पता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ जो दोनों में ही कॉमन है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब विश्वास मानिए, अगर हम सेल बायोलॉजी के ऊपर बात करें और किसी भी एग्जामिनेशन को आप देखें तो 70 to 80% क्वेश्चंस आपको सेल बायोलॉजी में अगर देखें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आते हुए नज़र आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें पूरा अच्छी तरीके से बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा इस लेक्चर के अंदर कि उन टॉपिक्स को आप ज़रूर सीख लें अच्छे से जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ख़ास तौर पे कम समय के अंदर हमारा प्रयास यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके बारे में आपको पता भी है, लेक्चर नंबर 2 होगा ये। और रीकैप के बारे में बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये ऑलरेडी लेक्चर 1 का पार्ट हो चुका है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, वो उसको देख लें और फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट, ये तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि दोनों के बीच में कॉमनैलिटी क्या है, दोनों के बीच में अगर समानता के बारे में बात की जाए, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी, कॉमन क्या चीज़ है, तो कॉमन है सेल मेम्ब्रेन। तो चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल देखें या यूकैरियोटिक सेल देखें, दोनों के ही अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इतना समझने के बाद अगला सवाल ये होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर कोई सेल मेम्ब्रेन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या स्टेबिलिटी को किस तरीके से मेंटेन करती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और इन्हीं दोनों क्वेश्चन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, और जितने सारे अलग अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अब क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए अभी पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझाने के लिए कौन कौन से मॉडल्स दिए गए थे। वैसे तो तमाम मॉडल्स दिए गए थे, और वो एज ऑफ नाउ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितने सारे मॉडल्स दिए गए थे और किस मॉडल में क्या बातचीत की गई थी, इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल कौन सा है, तो आपको यही कहना चाहिए, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो था 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझाता है। इसने क्या बताया था इसको भी समझ लेते हैं। इन्होंने ये कहा था, सिंगर एंड निकलसन ने अपने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अंदर ये कहा था कि मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर जो है वो एकदम फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है और फ्लूइडिक नेचर की है। फ्लूइडिक नेचर का मतलब क्या हो गया, फ्लूइड जैसा। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता हो इस तरीके से। तो ऐसा कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लूइडिक नेचर है जो बदल सकता है, डायनामिक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई थी कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्या कहा था, प्रोटीन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इन द फॉस्फोलिपिड लेयर्स। इस बारे में भी इन्होंने बताया था। अभी मैं आगे जब डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या कहता है। ये बिल्कुल एक मोज़ैक की तरीके से नज़र आता है अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा भी कि मोज़ैक वर्क्स जो लिटरल मीनिंग होता है मोज़ैक का वो क्या होता है, ताकि आप और अच्छे से रिलेट कर सकें। अगर हम मोज़ैक की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ पिक्चर या फिर पैटर्न दैट इज़ मेड बाय प्लेसिंग टुगेदर स्मॉल कलर्ड स्टोन्स, पीसेज ऑफ ग्लास एट्सेट्रा। तो मोज़ैक का मतलब अगर हम समझें तो एक तरीके की एक फोटोग्राफ है, एक पिक्चर है या एक पैटर्न है, जिसको कैसे बनाया गया है, अलग अलग कलर के स्टोन्स या ग्लासेस को जोड़ करके बनाया गया है। अगर और अच्छे ढंग से देखने की कोशिश की जाए तो ये डायग्राम है मोज़ैक का।
पहली इमेज को अगर हम गौर से देखें तो ये फर्स्ट इमेज है। इस इमेज में रेड कलर के, ब्लू कलर के, वाइट कलर के, येलो कलर के और ग्रीन कलर के अलग अलग स्टोन्स को जोड़ करके एक पैटर्न या इमेज बनाई गई है। सेम तरीके से अगर इमेज नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे एक फिश का स्ट्रक्चर बनाया गया है, अगेन अलग अलग कलर के ग्लासेस या अलग अलग कलर के स्टोन्स को जोड़ करके। सेम वे में अगर यही कॉन्सेप्ट हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के रेस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि फॉस्फोलिपिड्स की एक आउटर लीफलेट होती है और एक इनर लीफलेट होती है। अगर हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखें तो ये है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर। बाईलेयर कहने का मतलब है एक ये ऊपर वाली लीफलेट है और एक ये नीचे वाली लीफलेट है। ये बात हो गई। इसके अलावा जो प्रोटीन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ये प्रोटीन है ब्लू कलर से जो दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भी ये भी एक तरीके का प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो इस तरीके के कुछ प्रोटीन्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर हम देखें तो ये ग्रीन कलर से आपको कोलेस्टेरॉल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर मोटे मोटे तौर पे समझा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी, तो स्ट्रक्चर के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लीफलेट्स होती है, एक जो ऊपर वाली लीफलेट है और एक जो नीचे वाली लीफलेट है, ठीक। और इन दोनों लीफलेट पे ही आपको प्रोटीन्स भी नज़र आते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस कर रहे होंगे, जिनको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। और कुछ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ही है। वहीं दूसरे तौर पे अगर हम देखें तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होंगे जो पेरिफेरल होंगे। यहाँ पे आपको पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा है जो कि या तो आउटर साइड की तरफ या इनर साइड की तरफ हो सकते हैं। जो आउटर साइड है उसको हम लोग नॉन साइटोसोलिक या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साइड का पोर्शन बोलते हैं। नॉन साइटोसोलिक भी बोल सकते हैं। नॉन साइटोसोलिक पोर्शन है ये, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो पोर्शन है उसको नॉन साइटोसोलिक बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? साइटोसोलिक पोर्शन। तो नंबर ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट देखा आपने, प्रोटीन्स देखे। तो इतना जो स्ट्रक्चर है ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का है। बार मैं इसको बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वापस रिविजिट करता रहूँगा ताकि आपको एक और बेहतर आइडिया दे सकूँ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और अब और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में। फ्लूइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड का मतलब यहाँ पे है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दैट कैन मूव लेटरली। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड में मूवमेंट होता रहता है, रिजिडिटी नहीं होती, कंटिन्यूअसली चीज़ें मूव कर रही होती हैं। मेजर दो चीज़ें क्या हैं? मेजर दो चीज़ें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कस की जाए तो एक तो होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। यही दो मेजर चीज़ें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। चाहे लिपिड हो चाहे प्रोटीन हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एज फ्लूइडिक फॉर्म मूव करते रहते हैं लेटरली, यानी कि एक ही लीफलेट में ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हैं। आगे मूवमेंट के बारे में और डिटेल में डिस्कस होगा। और मोज़ैक का मतलब क्या हो गया? मोज़ैक का मतलब ये हो गया कि एक लंबी सी फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अलग अलग शेप के या अलग अलग कलर के ग्लासेस को आपस में जोड़ा जाए और उसकी मदद से एक पैटर्न बना लिया जाए, तो उसी तरीके से अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स को जोड़ा गया है ऑन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और उससे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया है। यही स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब दूसरी बात करते हैं मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि एक लगभग एक आइडिया हो गया है स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और स्ट्रक्चर पे क्लैरिटी आपको आती जाएगी, लेकिन अब बात करनी ज़रूरी है मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टी है? मेम्ब्रेन सबसे पहली चीज़ है फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ये मैंने आपको पहले से ही बताया था। दूसरी चीज़ इसके अंदर सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर किसी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर कोई पोर हो गया या डैमेज हो गया तो ज़्यादा संभावना है कि वो आपस दोबारा से अपने आप को सील कर लेगी। तीसरी चीज़ डायनेमिक इन नेचर है, यानी कि एकदम फिक्स्ड शेप नहीं है। मैं ये स्लाइड नंबर 1 से ही आपको कहता चला जा रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता, उसमें लगभग हर समय परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रोटीन्स भी और लिपिड्स भी इधर उधर मूव करते रहते हैं, ख़ास तौर पे लेटरली मूव करते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट थोड़ा सा रेयर होता है। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है उसके बारे में आगे देखेंगे। लेटरल मूवमेंट आपको मैंने समझाया, लेकिन अभी आगे डायग्राम के थ्रू भी इसको समझेंगे। नेक्स्ट,
अब कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या क्या होते हैं, अभी तो हमने एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए एक रफ आइडिया लिया कि किस चीज़ से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने वहाँ लिपिड भी देखा, प्रोटीन देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, कोलेस्टेरॉल देखा, इन सारी चीज़ों को मेजरली हमने समझा। अब नेक्स्ट बात यह है कि लिपिड्स में भी अगर हम देखें तो लिपिड्स में कौन से लिपिड्स होते हैं। मैं कई दफ़ा आपको अभी बता चुका कि लिपिड्स में भी फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। अब ये फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फाउंडिंग स्ट्रक्चर है या जो उसका मूलभूत स्ट्रक्चर है, वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनता है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है। अब कोलेस्टेरॉल भी लिपिड की तरीके से ही है, इसीलिए मैंने इसको लिपिड की कैटेगरी में ही डाल दिया है। ठीक है, अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का है। कोलेस्टेरॉल क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अब फ्लूइडिटी तो आप समझ पा रहे होंगे, फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का क्या मतलब होता है। अब एक चीज़ समझिए, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजरली लिपिड की बनी हुई है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फ्लूइडिक नेचर बढ़ जाना चाहिए, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा तो फ्लूइडिक नेचर घट जाना चाहिए। क्यों? आप इसको एक नॉर्मल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करिए। अगर आप एक बटर का एक पैकेट ले लीजिए और उसको हाई टेम्परेचर पे रखिए तो बटर जो है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लिपिड की चीज़ जो है वो मेल्ट डाउन हो जानी चाहिए। वहीं अगर आप सर्दियों में बटर को देखें तो वो जमा हुआ रहता है, यानी कि फ्रीज्ड रहता है। तो लोअर टेम्परेचर पे फ्रोजन स्ट्रक्चर नज़र आना चाहिए। अब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मेजरली लिपिड से बनी हुई है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम लिक्विफाई हो जाए तो उसमें सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा इंडिविजुअल का या किसी सेल का। इसीलिए कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। कोलेस्टेरॉल फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है, यानी कि जब फ्लूइडिटी ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसको कम कर देगा, या जब फ्लूइडिटी कम हो जाए तो बढ़ा देना उसको। ये काम है कोलेस्टेरॉल का। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो फ्लूइडिटी को डिक्रीज करवा देता है। कौन? कोलेस्टेरॉल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होने पे फ्लूइडिटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन कोलेस्टेरॉल उसको क्या करेगा, घटवाएगा, ताकि नलीफाई सिचुएशन हो जाए, लगभग लगभग एक ही जैसी फ्लूइडिटी बनी रहे। वहीं अगर टेम्परेचर लो है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर लो होने पे फ्लूइडिटी घट जानी चाहिए, लेकिन अगेन क्योंकि कोलेस्टेरॉल फ्लूइडिटी को रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए कोलेस्टेरॉल उतनी ही फ्लूइडिटी बनाए रखने की कोशिश करेगा और रिजिडिटी को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के बारे में बताया है, तो मैंने आपको बताया कि लिपिड्स या जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेजरली किस चीज़ से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। अब फॉस्फोलिपिड से नाम से ही समझ में आ रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे पाया जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी यहाँ पे पाए जाएंगे। लिपिड्स का मतलब क्या हो गया, फैटी एसिड भी यहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप अपने लेफ्ट में देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको इनिशियली ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर, सर्कुलर सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और दूसरी चीज, ग्लिसरॉल बैकबोन के ऊपर फैटी एसिड्स को जोड़ा गया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो CH2, एक मिनट, यस। तो यहाँ पे अगर हम बैकबोन देखें तो ग्लिसरॉल की 3 कार्बन की बैकबोन होती है। ठीक है, 3 कार्बन की ग्लिसरॉल की बैकबोन है। अब इस 3 कार्बन की बैकबोन के ऊपर यहाँ पे 2 कार्बन के ऊपर फैटी एसिड्स को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ से भी एक फैटी एसिड जुड़ा, यहाँ से भी एक फैटी एसिड जुड़ा, और यहाँ पे तीसरे वाले कार्बन पे जुड़ जाता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे अभी मैं यहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एस्टर बॉन्डिंग या ईथर बॉन्डिंग, उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाना नहीं ठीक समझा, क्योंकि वो अगेन एक दूसरी डायरेक्शन में डिस्कशन चला जाएगा। अभी मेरा फिलहाल आपको बताने का मतलब ये है कि फॉस्फोलिपिड जो पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वहाँ पे 2 फैटी एसिड पाए जाते हैं। एक ये फैटी एसिड हो गया, एक ये फैटी एसिड। इसको यहाँ पे दिखाया भी गया है, देखिए ये फर्स्ट फैटी एसिड हो गया और ये सेकेंड फैटी एसिड हो गया। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप।
अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप चार्ज्ड होता है, इसीलिए ये हिस्सा जो है वो पोलर हो जाता है। क्या कहलाता है? पोलर। और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। तो कहने का मतलब तो ये हो गया कि फॉस्फोलिपिड के अंदर कुछ हिस्सा पोलर होता है और कुछ हिस्सा नॉन पोलर होता है। तो अब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों हिस्से पाए जाते हैं तो इसी स्ट्रक्चर को एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहेंगे? एम्फीपैथिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जामिनेशन में आया है। पोलर और नॉन पोलर एक ही कंपाउंड में अगर पाया जा रहा है तो इस स्ट्रक्चर को एम्फीपैथिक बोलेंगे। याद रखिएगा, जो ये टेल दिखाई जा रही है, ये जो फैटी एसिड्स हैं एक तरीके से टेल की तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो फैटी एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं और हेड रीजन जहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा रहता है वो हाइड्रोफिलिक कहलाता है। इसीलिए दोनों पोलर और नॉन पोलर रीजन के पाए जाने की वजह से इसको एम्फीपैथिक कह देते हैं। ठीक, यहाँ तक की भी बात आपको समझ में आई होगी। तो पहले चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया जिसमें हम लोगों ने देखा कि लिपिड्स पाए जाते हैं। अब लिपिड्स के अंदर हमने फॉस्फोलिपिड को भी देखा और हमने कोलेस्टेरॉल को भी देखा। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है वो भी देखा। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि होता है प्रोटीन। प्रोटीन मेजरली दो तरीके के होते हैं, वैसे तो इसको और भी तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन अभी आसानी के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला हो गया इंटीग्रल प्रोटीन। मैंने आपको दिखाया भी था इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से स्पैन करें। अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, जैसे कि सपोज़ करिए कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये मेरा प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ने पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन कर लिया है या कट कर दिया है या उसको क्रॉस कर लिया है, या इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर रेफर्ड टू एज इंटीग्रल प्रोटीन्स या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर लेते हैं, स्पैन करते हैं। एक बार भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स भी इसको क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये इनका काम निर्धारित है, इनका फंक्शन बहुत स्पेसिफिक है। या तो ये चैनल्स की तरीके से काम करेंगे या ये रिसेप्टर्स की तरीके से काम करेंगे। यानी कि इनका काम हो सकता है कि ये चीज़ों को रिसीव कर रहे हों, या इनका काम हो सकता है कि ये चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हों फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये हो गए इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, मैंने आपको डायग्राम में पेरिफेरल प्रोटीन भी दिखाए थे। पेरिफेरल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन की तरीके से बहुत स्ट्रांगली अटैच नहीं होते। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि पेरिफेरल या इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। किससे स्ट्रांगली अटैच्ड हैं? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो अगर आपके से कोई कहे कि यार इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। वहीं अगर पेरिफेरल प्रोटीन को कहें रिमूव करना, तो उसको रिमूव करना आसान होगा, क्योंकि ये लूजली अटैच्ड होते हैं। जैसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम ये था कि वो एज अ रिसेप्टर काम कर सकते थे या एज अ ट्रांसपोर्ट का की तरीके से काम कर सकते थे। वहीं पेरिफेरल प्रोटीन्स का फंक्शन है या तो ये सिग्नलिंग में इस्तेमाल होंगे या फिर ये सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। सिग्नल करने में मदद कर सकते हैं या सपोर्ट में मदद कर सकते हैं, दो काम इनके हो गए। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सबसे पहला लिपिड हो गया, दूसरा हो गया प्रोटीन, और तीसरा कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आउटर लीफलेट पे ही पाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, तो ये हो गई हमारी आउटर लीफलेट और ये हो गया मेरा इनर लीफलेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहीं इसी से अटैच्ड होगा, आउटर लीफलेट से ही अटैच्ड होगा। तो मान लीजिए अगर मैंने ये बनाया, ये सपोज करिए ये कार्बोहाइड्रेट जैसा स्ट्रक्चर कुछ मैंने बना दिया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट विल ओनली बी अटैच्ड ऑन टू द आउटर सरफेस, ये ध्यान दीजिएगा। और या तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म में होगा या ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में होगा। तो ग्लाइको का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब या तो ये प्रोटीन से लिंक्ड होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्रोटीन से लिंक्ड है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इट विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये प्रोटीन
प्लस लिपिड है, लिपिड से जुड़ा हुआ है, फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। इन्हीं दोनों तरीकों से ये अवेलेबल रह सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म में या ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में। हमेशा याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट कभी भी फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, नॉट इन फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म में कभी भी अवेलेबल नहीं होता। अब इसका भी पर्पस पता होना चाहिए और ये पर्पस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन कराना, एक सेल से दूसरे सेल की पहचान कराना, और तो और इसका काम इम्यून रिस्पॉन्स में भी देखा जाता है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। अब आ जाते हैं ऐसे अपनी पूरी जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने हेडिंग में भी यही चीज़ मेंशन की हुई है, इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पोर्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो मेम्ब्रेन एसिमेट्री के ऊपर आता है। मेम्ब्रेन एसिमेट्री का मतलब क्या हो गया, इनर पोर्शन जो मेम्ब्रेन का है, इनर लीफलेट और आउटर लीफलेट दोनों ही अलग अलग दिखाई देती हैं। अलग अलग विद रेस्पेक्ट टू कौन से फॉस्फोलिपिड्स आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा पाए जाते हैं और कौन से फॉस्फोलिपिड्स इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और ये भी पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन सिमेट्रिक होती है, एसिमेट्रिक होती है। तो एक बात तो पता चल गई कि मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो लेटरल मोबिलिटी के बारे में। मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों के दोनों मूव करते हैं। तो लिपिड्स साइडवेज मूव करते हैं और प्रोटीन्स भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं। हालांकि लिपिड्स का मूवमेंट प्रोटीन से ज़्यादा देखा जाता है, प्रोटीन उतना ज़्यादा मूव नहीं करते एज कम्पेयर टू लिपिड्स। दूसरी चीज़, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है वो रेयर होता है। चलिए अगले डायग्राम में यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है और लेटरल मूवमेंट क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है और ये साइटोसोलिक पोर्शन है। तो मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ये आपका अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये आपका आउटर वाला लीफलेट है, ये आपका इनर वाला लीफलेट है। तो यही चीज़ दिखाई गई है। ये अगर हम इसको लिख दें कि ये आउटर है और ये आपका इनर है। अगर यहाँ पे देखें तो आउटर लीफलेट में स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा पाया जाता है, फॉस्फेटाइडिल कोलिन सबसे अबंडेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स भी आपके आउटर लीफलेट में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब कौन से ऐसे फॉस्फोलिपिड्स हैं जो इनर लीफलेट में देखे जाते हैं, फॉस्फेटाइडिल सीरीन, फॉस्फेटाइडिल इथेनॉलमीन और फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। तो पीएस, पीई और पीआई आपके इनर लीफलेट में है और पीसी जो है वो आउटर लीफलेट में है। हालांकि फॉस्फेटाइडिल सीरीन भी कभी कभी आउटर लीफलेट में जाता है। कब जाता है, जब एपोप्टोसिस होने वाली होती है। उसको अक्सर ईट मी सिग्नल नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे उसको, ईट मी सिग्नल। ये कब होता है, जब फॉस्फोलिपिड बाहर की लेयर के ऊपर चला जाता है, जब फॉस्फेटाइडिल सीरीन बाहर की लेयर की तरफ चला जाता है। जनरली फॉस्फेटाइडिल सीरीन अंदर की तरफ ही होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड अगर अपनी ही लीफलेट में मूव कर रहा है, अपनी ही लीफलेट में, जैसे यहाँ पे ये लीफलेट है, कोई फॉस्फोलिपिड यहाँ पे है वो यहाँ पे आ गया, या कोई फॉस्फोलिपिड यहाँ पे है इधर चला गया, तो इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, यानी कि अपनी ही लीफलेट में मूवमेंट हो रहा है। वहीं अगर हम कहें कि ये वाला फॉस्फोलिपिड था, मान लीजिए एक्स फॉस्फोलिपिड था, ये मूव करके इधर आ जाए, अपनी लीफलेट चेंज कर ले, दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप का मतलब होता है बाहर से अंदर वाली लीफलेट पे, आउटर लीफलेट टू इनर लीफलेट। फ्लॉप का मतलब होता है इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट। इसके बारे में मौका लगेगा तो कहीं और डिस्कस भी कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। लेटरल मूवमेंट ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट थोड़ा सा रेयर होता है। अब आ जाते हैं फ्लूइडिटी फैक्टर्स के बारे में। देखिए, फ्लूइडिटी को जो हम बोलते हैं फ्लूइडिटी को बदलाव कर सकने वाले या फ्लूइडिटी में कोई बदलाव ला सकने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, दूसरा कोलेस्टेरॉल, तीसरा फैटी एसिड सैचुरेशन। फैटी एसिड सैचुरेशन का मतलब दो तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नो डबल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड इज अवेलेबल।
तो याद रखिएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी एक फ्लूइडिटी को इम्पैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड लिपिड है, जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड लिपिड है, अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड ज़्यादा है, अगर डबल बॉन्ड ज़्यादा होगा तो हमेशा याद रखिएगा फ्लूइडिटी को वो बढ़ा देगा। क्यों ऐसा होता है? जब डबल बॉन्ड बनता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर डायग्राम है यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही डबल बॉन्ड होगा, देखिए इस जगह पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनने की वजह से जो फैटी एसिड में एक किंक डेवलप हो जाता है। किंक मतलब हल्का सा फैटी एसिड जो चेन है वो टेढ़ा हो जाता है। यहाँ पे इस वाले में कोई भी किंक डेवलप नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा एक किंक सा डेवलप हो जाता है। अब इस किंक के प्रेजेंट होने के कारण इसको पैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड को प्रॉपरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैक करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। अगर अनस्टेबल है तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि वो अपने आप को फ्लूइडिक रखता है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पैकेजिंग उसकी नहीं हो पाती, फ्लूइडिक नेचर होता है। इसी वजह से अगर अनसैचुरेशन बढ़ेगा, किंक बढ़ेगा, पैकेजिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी और फ्लूइडिक नेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि अनसैचुरेटेड लिपिड्स के केस में फ्लूइडिटी बढ़ती है और सैचुरेटेड लिपिड्स के केस में फ्लूइडिटी घट जाती है। तो ये फ्लूइडिटी फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के बारे में। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें मूव कर सकती हैं आराम से। अब कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मूव कर सकती हैं, कुछ चीज़ें उतनी आसानी से मूव नहीं कर सकती। जो चीज़ें आसानी से मूव नहीं कर सकती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उनको मूव कराने के लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अब जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आयनिक है या कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ी साइज़ में है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज़ करके नहीं जा सकती। उसके पीछे का रीज़न ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक तरीके से लिपिड रिच है या नॉन पोलर रिच है, तो वो चार्ज चीज़ों को अपने थ्रू जाने नहीं देगी। दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी तरीके से पैक्ड है, जिसकी वजह से वो बड़े मॉलिक्यूल्स को भी ठीक से जाने नहीं देगी। तो छोटे मॉलिक्यूल्स आसानी से जा सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आसानी से जा सकते हैं। तो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये चीज़ें जो हैं वो आसानी से मूव कर सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन अगर हम आयंस की बात करें, आयंस मतलब जो चार्ज्ड होंगे, या तो प्लस या माइनस या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स चाहिए होंगे, वो इतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते। डायग्राम के थ्रू अगर देखने की कोशिश की जाए तो देख सकते हैं स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि गैसेज हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स भी अगर हैं लेकिन छोटे साइज में हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लिसरॉल, ये भी आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। बट जो मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े हैं साइज में, लार्ज हैं, अनचार्ज हैं या पोलर हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकते। इसके अलावा आयंस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकते। H+ आयन, Ca+ आयन, Na+, K+, Cl+, तो इनको अगर कोई ट्रांसपोर्ट करवाना चाहे तो इनको ट्रांसपोर्ट कोई कैसे करवाएगा? वही जैसे हमने इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में आपसे बात की थी, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक तरीके का चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू ये बड़े मॉलिक्यूल्स या आयंस वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड किया जाता है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। खैर, आज के लेक्चर में मुझे इतनी बातचीत आपसे ज़रूरी करनी थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और PYQs के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम ये लेक्चर तो आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। अब पहले PYQ की तरफ अगर अपन लोग बढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म फ्लूइड इन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो फ्लूइड का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेयर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मूव लेटरली। बिल्कुल सही, प्रोटीन्स और लिपिड्स का मूवमेंट जो होता है वो लेटरल होता है, इसीलिए हम इसको फ्लूइडिक नेचर बोलते हैं या फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोलते हैं। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, ये बात सही है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज कॉमन, ये बात गलत है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो काफ़ी रेयर होता है। मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिक, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कुछ फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो आउटर लीफलेट में और कुछ जो है वो इनर लीफलेट में पाए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेटाइडल कोलिन आउटर लीफलेट में, फॉस्फेटाइडल सीरीन और फॉस्फेटाइडल इथेनॉलमीन, फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल, ये सारे के सारे इनर लीफलेट में देखे जाते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पैन मेम्ब्रेन, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 हमें सही लग रहा है, तो क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, ये तो हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इंटरैक्शन स्टेबिलाइजेज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कौन सा वाला इंटरैक्शन स्टेबिलाइज करता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को? कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हो गया, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को स्टेबिलाइज करने के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर के लिए हेटिंग होते हैं। अब जो फैटी एसिड बनते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, वो फैटी एसिड्स आपस में इंटरैक्शन करते हैं। और ये इंटरैक्शन क्यों होता है? क्योंकि वाटर हेटिंग होते हैं, दोनों के दोनों ही फॉस्फोलिपिड्स आपस में वाटर को हेट कर रहे होते हैं, तो आपस में वो आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बीइंग लूजली अटैच्ड नहीं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। बीइंग एम्बेडेड इन बाइलेयर, यस बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। बीइंग प्रेजेंट ओनली आउटसाइड, नहीं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आउटसाइड नहीं प्रेजेंट, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आउटसाइड हो और वो पूरी की तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। बीइंग कार्बोहाइड्रेट बेस, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो बीइंग एम्बेडेड इन द बाइलेयर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा और PYQs भी आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंसेज के लिए 2027 गेट के लिए जो प्री बुकिंग फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट BT या गेट एक्सेल के लिए पढ़ाई करने में, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528, 8299134528। इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आगे हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको प्री बुकिंग फॉर्म भेज देंगे जिसके ज़रिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।